आज हमारे स्टूडियो में योगाचार्य शुभम गहलोत जी उपस्थित है। शुभम जी, स्टूडियो में आपका स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों, इस वर्ष योग दिवस की थीम है योग फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ। इसी थीम को ध्यान में रखते हुए आज का यह पॉडकास्ट योगाचार्य श्री शुभम गहलोत जी के सहयोग से संपन्न हो रहा है। दोस्तों, योगा दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अब योगाचार्य शुभम जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। शुभम जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम शुभम गहलोत है। योग में मैंने मास्टर डिग्री करी है, एमए इन योगा। उसके अलावा मैंने इसमें और भी कोर्सेज किए हैं, जैसे NPYS से होता है, मध्य प्रदेश योगासना स्पोर्ट एसोसिएशन। उसमें मैं योगा कोच हूँ जो एथलीट तैयार करते हैं, और साथ में जहाँ इनके एथलीट तैयार होते हैं, इनकी कॉम्पिटिशन होता है, वहाँ पर मैं जजिंग भी करता हूँ। तो NPYS संस्था है जो कि योगासना भारत से जुड़ी हुई है। उनके माध्यम से अलग अलग चीज़ें लगती है, और मैंने योगा में थेरेपी भी सीखी हुई है, जो अलग बीमारी की हो, स्पेशली उस बीमारी के ऊपर ही योगा कराया जाता है। उसमें वो सपोर्टिंग थेरेपी होती है, जो कि DAVV जो है वहाँ के सर हैं चौड़ी शर्मा सर, उनके माध्यम से सीखी होगी। शुभम जी, आप कितने वर्षों से योगा का प्रशिक्षण दे रहे हैं? पिछले 5 वर्षों से योगा सिखा रहा हूँ। इसमें हम नगर निगम में मैं योगा टीचर हूँ, जो इंदौर नगर निगम में यहाँ पे महापौर जी है पुष्पेंद्र भार्गव जी, इनके द्वारा अभियान चलाया गया है, योग मित्र अभियान। जी, उनका ये लक्ष्य है कि हर वार्ड में एक योगा टीचर नियुक्त हो और वहाँ पे एक योगा सेंटर बने, ताकि लोगों को हेल्थ को लेकर जागरूक हो, सबकी हेल्थ ठीक रहे। इसको लेकर पूरे 85 वार्ड में योगा टीचर नियुक्त हो चुके हैं और सेंटर बनने का काम चल रहा है। लगभग 30 से 35 सेंटर अभी तक बन चुके हैं, और उसके अलावा सेंटर बनने के अलावा क्लासेस चल रही है पहले से, जो कि गार्डनों में लग रही है, जो बिल्कुल निःशुल्क है। अभी लगभग सभी जगह बहुत ही अच्छी संख्या हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लगभग 50 से 100 के बीच में संख्या रहती है सभी जगह। पूरे इंदौर में चल रही है क्लासेस। शुभम जी, अब योग के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। योग क्या है और इसके लाभ क्या क्या है? ठीक, सबसे पहले हम योग के बारे में बात कर रहे हैं, तो योग है क्या, हम इसको समझते हैं। जी, योग शब्द जो है युष्ट धातु से बना है। इसका अर्थ जो होता है वो जुड़ना या जोड़ना। जैसे हम ये समझते हैं, तो जुड़ना का अर्थ क्या होता है, जिसे हम संख्यात्मक रूप में देखते हैं कि जुड़ना या जोड़ना, कोई ऐड करना चीजें। तो उसको सरल भाषा में अगर हम बात करें, तो आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये इसका अर्थ होता है। अब हम बात करते हैं जैसे महर्षि पतंजलि की, जिनकी पुस्तक है योग सूत्र, तो उसमें जो योग की परिभाषा दी गई है, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, ये उसमें परिभाषा दी गई है। अब उसमें क्या होता है कि बताया गया है जैसे चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। तो अब चित्त क्या है, तो चित्त को हम 3 बनाए, मन बुद्धि अहंकार, तो हम चित्त हो जाते हैं। सरल भाषा में समझ सकते हैं कि मन को बोल सकते हैं, पर उसमें बुद्धि अहंकार भी आता है। मन बुद्धि अहंकार को चित्त कहा जाता है। जैसे चित्त वृत्तियों का निरोध, तो वृत्तियां क्या होती है, और वृत्तियां ये होती है कि हम जब जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, ध्यान के बैठते हैं ध्यानात्मक आसन में, जिसमें आंखें बंद करते हैं, तो बार बार कंटिन्यू हमारे अंदर विचार आते रहते हैं, ये रुकते नहीं है, चलते रहते हैं। जैसे हम दिन भर कोई कार्य कर रहे होते हैं, उस टाइम भी हमारे अंदर विचार चलते रहते हैं, अलग अलग तरीके के, ऑफिस के, घर के, बच्चों के, स्कूल के, चलन तरह के विचार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो ये वृत्तियां होती है असंख्य। तो इन वृत्तियों को रोकने का उपाय योग में बताया गया, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, ये योग बताया गया। अब इसमें हम देखते हैं जैसे भगवत गीता में जो बताया गया है। अब भगवत गीता की बात करते हैं, इसमें क्या है, इसमें बताया गया है योग और कर्मसु कौशलम, मतलब कर्मों में कुशलता लाना योग है। अब इससे भगवत गीता में योग के 3 प्रकार बताए गए। एक बताया गया है इसमें आपका भक्ति योग, भक्ति बताया गया उसमें कि आपको भक्ति करना चाहिए ईश्वर की। इसके अलावा इसमें बताया गया है जैसे हमको ध्यान योग करना चाहिए, ये बताया गया है, कर्म योग करना चाहिए, ये चीजें बताई गई हैं। अब इसमें क्या होता है, अब सिंपल भाषा में हम देखते हैं, हमको आज के समय में जो हम योग देख रहे हैं ना, वो अधिकतर एक्सरसाइज का फॉर्म हो गया है। कि अधिकतर जो व्यक्ति चाहता है ना, उनकी डिमांड क्या है, हमको पेट कम होना चाहिए, हमारा वजन कम हो जाए, या फिर कोई किसी को डिजीज है उसको लेकर वो काम कर रहे हैं। पर हमको इसको आगे देखना चाहिए, योग का लक्ष्य बहुत बड़ा है। जो लोग योग का आखिरी लक्ष्य वो समाधि है। अब जो महर्षि पतंजलि की पुस्तक है, महर्षि पतंजलि की योग सूत्र पुस्तक है, उसमें योग को अष्टांग योग बताया गया है, मतलब योग के उसमें 8 अंग बताए गए। तो उसका लक्ष्य जो है आखिरी समाधि होता है। जैसे 8 अंग है उसमें, तो वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये बताया गया। तो आखिरी लक्ष्य वो है।
पर होता ये है भी आज के समय में अधिकतर जो सभी को कुछ ना कुछ डिजीज है, मतलब जो योग कर रहे हैं आजकल देखो सीधी सी चीज है कि आज के समय में बहुत कम लोग हैं जो आध्यात्मिक रूप से योग कर रहे हैं। उनका लक्ष्य क्या है कि हमको जो बीमारी है उससे बचे। बिल्कुल अधिकतर सभी का लक्ष्य यही है। तो जी अधिकतर सब फिटनेस के लिए ही योग कर रहे हैं, पर उसका लक्ष्य जो है बहुत बड़ा है समाधि। अब योग के जैसे हम लाभ के बारे में बात करें तो योग के तो ऐसे बहुत सारे लाभ हैं। मतलब हर व्यक्ति को जो अभ्यास करेगा उसको अनेक प्रकार के लाभ इससे मिलेंगे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से। अब शारीरिक रूप से ऐसे कि उसमें अलग अलग आसनों का उल्लेख है। जैसे खड़े होकर हम आसन करते हैं, बैठ के आसन जी करते हैं, लेट के, पेट के बल, ऐसे आसन होते हैं। तो उनके शरीर के अलग अलग अंगों पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे आसन रहते हैं। अब प्राणायाम भी हम करते हैं, प्राणायाम के भी अपने लाभ रहते हैं। तो ऐसे अलग अलग इनकी बीमारियों के ऊपर हमको किया जाता है योग अभ्यास। हमसे शारीरिक रूप से फायदे हमको मिल जाते हैं, आध्यात्मिक रूप से हमको फायदे रहते हैं, मानसिक रूप से फायदे रहते हैं। अब मानसिक रूप से हमारी मेंटल हेल्थ सही होना चाहिए, ये होना बहुत जरूरी है। आज के समय में हर व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार का स्ट्रेस है, तनाव में रहते हैं वो, जैसे ऑफिस का स्ट्रेस है, काम का है, फैमिली में जी इश्यू चल रहा है, सब चल रहा है। तो योगाभ्यास करने से क्या होता है कि वो हार्मोन बैलेंस होते हैं। हार्मोन बैलेंस होने से हैप्पी हार्मोन की मात्रा बढ़ती है और नेगेटिव हार्मोन कम मिलता है। तो सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, ये हार्मोन जब बढ़ते हैं, अच्छे हैप्पी हार्मोन बढ़ते हैं, तो आदमी खुश रहता है। तो इससे मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी होती है। अब सामाजिक रूप से अगर हम क्या होता है कि जब हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, शरीर अच्छी रहेगी, तो क्या हमारा मेंटल अच्छी होने से हम समाज से लोगों से जुड़ के रहेंगे, बातचीत करेंगे, घुलना मिलना अच्छा रहेगा, सब लोगों से मिलना जुलना अच्छा रहता है, ये चीजें रहती हैं। तो इसके अनेक लाभ हैं। अलग अलग बीमारियां हैं, जैसे अधिक कॉमन बीमारियां हैं, शुगर, बीपी, थायराइड, ये कॉमन बीमारियां। अधिकतर बीमारियां जो आज के समय में है वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। मतलब अधिकतर हम देखें तो बहुत कम ऐसे केस होते हैं कि जो जब बच्चे का जन्म होता है तो बीमारियों के साथ है। आजकल हो रहा है वैसे कि अगर माता पिता को शुगर है तो बच्चों को भी शुगर हो रही है। ऐसे पर बहुत कम रेयर केस होते हैं। पर उसमें होता ये है कि बच्चा तो स्वस्थ रहता है, पर वो धीरे धीरे जब बड़ा होते जाता है उसके लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर अलग अलग रहते हैं। लाइफ स्टाइल सही से नहीं चलती है, मतलब खान पान सही नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उसकी वजह से अलग अलग रोग हो जाते हैं। तो अगर हम उस पर ध्यान दें तो हम रोग से बचे जा सकते हैं और रोगाभ्यास करते हैं। सोम जी, वो योग जो कई तरह के होते हैं, जैसे हठ योग, अष्टांग योग, योग की आपने बात किया, ये अष्टांग योग, विन्यास योग आदि और भी तरह के होते होंगे। आप किस तरह का योग सिखाते हैं? जैसे हम जो सिखाते हैं इसमें, अब हम पहले बात करते हैं योगा में कि वो है क्या योग, जी जो उसके प्रकार हैं। अब जैसे इसमें अष्टांग योग होता है और राजयोग होता है, इनको दोनों को एक ही कहा जाता है। जो पतंजलि योग सूत्र है, महर्षि पतंजलि की पुस्तक है योग सूत्र, उसी के ऊपर से बताया गया अष्टांग योग। तो उसमें 8 अंग बताए गए हैं जिस पर अभी हमने बात करी। जिसमें जो 8 अंग है वो इस प्रकार रहते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये हमारे अष्टांग योग के अंतर्गत आते हैं। इसी को राजयोग भी कहा जाता है। अब जो हठ योग है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। हठ योग में आसन का उल्लेख है, ट्रेडिशनल आसन उसमें रहते हैं जिसमें आसनों की होल्डिंग रहती है। अभी हम जो थ्योरेटिकल पार्ट देख रहे हैं, जो पतंजलि योग सूत्र है ना, वो थ्योरेटिकल है। अब जैसे उसमें अंतर ये है दोनों में कि जो उसके विपरीत है। अब जो उसमें पतंजलि, महर्षि पतंजलि की पुस्तक है योग सूत्र, उसमें जो आसन की परिभाषा है ना, उसमें आसन की परिभाषा है स्थिर सुखम आसना, मतलब स्थिरता पूर्वक लंबे समय तक बैठना, जो ध्यानात्मक आसन में होता है। जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो उसमें हम ध्यानात्मक आसन में हम सुखासन में बैठते हैं, पद्मासन में बैठते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठते हैं, या किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं जब हाथों की ज्ञान मुद्रा चौकड़ी मार के जिसको हम बोलते हैं सुखासन, उसमें बैठते हैं। तो उसमें आसन की परिभाषा बहुत दी गई है महर्षि पतंजलि की जो पुस्तक है योग सूत्र, उसके अंदर। और जो हम अलग अलग आसनों की मुद्राएं कर रहे हैं, जैसे हम ताड़ासन करते हैं, वृक्षासन करते हैं, ये सब जो अलग अलग आसन करते हैं, वज्रासन करते हैं, मयूरासन करते हैं, जो भी अलग अलग तरह के आसन हम देखते हैं वो हठ योग के आसन। तो ये दोनों में अंतर है। और वो उनका जो पार्ट है जो महर्षि पतंजलि का, वो थ्योरेटिक है। और उसमें आसन की परिभाषा ये है कि स्थिरता पूर्वक लंबे समय तक बैठना। अब ये जो महर्षि पतंजलि की पुस्तक है ना, ये मतलब बहुत पहले की पुस्तक है, बहुत पुरानी है, उसके बाद में, क्योंकि उस टाइम पे अब जैसे पुस्तक के हिसाब से अगर हम उसकी बात करें, महर्षि पतंजलि की पुस्तक में, उसमें योग में सबसे पहले आपको आने के लिए सबसे पहले उसमें यम नियमों का पालन करना होता है। यम नियम। अब यम नियम क्या होते हैं? ये हमारे सामाजिक रूप से और हमारे आंतरिक रूप से हमको पालन करना होता है। तो जैसे यम में देखते हैं अतः अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और तो नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। जी, अब हम देखते हैं इसमें यम क्या होते हैं। जैसे हमने देखा यम में
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब अहिंसा क्या है? किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी, उसका त्याग करना अहिंसा। सत्य है तो जैसा सुना, जैसा समझा, वैसा की वैसा बताना, नहीं अपनी तरफ से मन मर्जी से बताना, झूठ नहीं बोलना, अहिंसा, सत्य। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी का अभाव। अब चोरी का अभाव मतलब जैसे जिस वस्तु पे हमारा अधिकार नहीं, जो हमारी नहीं है, किसी और की वस्तु है, तो बिना पूछे किसी से नहीं लेना, ये उसमें अस्तेय बताया गया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य क्या बताया गया है कि ब्रह्मचर्य में हमको नियम को फॉलो करना होता है। अगर हम एक गृहस्थ जीवन में है तो हमको उसको लेकर फॉलो करना होता है। अगर हम ब्रह्मचर्य आश्रम में है, अब जैसे क्या होता है, पहले के समय में आश्रम रहते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, तो हमको उसके अनुसार हमारी दिनचर्या करना होती थी, संस्कार करना होते थे। तो जैसे जो हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम होता था वो 0 से लेकर 25 साल तक होता था, उसमें हमारा शिक्षा का समय होता था, तो हमको उसको फॉलो करते हुए रहना पड़ता था, उसके जैसे उसमें चीजें बताई जाती थी वो करना होती थी। गृहस्थ आश्रम में हमारी शादी होने के बाद में हमारे बीवी बच्चे हैं, ये सब चीजें उनको मैनेज करना, इन सब चीजों की जो भी उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है वो पूरी करना होती थी, वो गृहस्थ आश्रम होता था। फिर उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम होता था। तो वानप्रस्थ में क्या होता था, जैसे आज के समय में चीजें फॉलो नहीं होती है, कम देखने में आती है, पर पहले के समय में ऐसा होता था। जैसे हमने देखा था कि जो चाणक्य थे, उनके जो शिष्य थे चंद्रगुप्त, उनको इसके बाद शिक्षा दी थी, उसी प्रकार पहले फॉलो किया जाता था कि उनको पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे, फिर गृहस्थ आश्रम में रहे, फिर वानप्रस्थ में रहे। तो वानप्रस्थ में क्या होता है कि जैसे वो 50 साल के बाद में, 50 से लेकर 75 तक रहता है, वो किसी साधु के साथ में, जैन मुनि के साथ में, वो कर्नाटक की पहाड़ियों पर चले गए। कर्नाटक की पहाड़ी में जाके उनको ध्यान का उनको शिक्षा दी, पूरी योग के बारे में शिक्षा दी, उनको अलग अलग चीजें बताई है, आत्मिक रूप से वो उसकी प्रैक्टिस करते गए, ये सब चीजें करते गए। तो वो वानप्रस्थ आश्रम था। फिर संन्यास आश्रम में 75 से 100 तक, फिर जो उन्हें 25 साल तक सीखा है, उनके बाद ध्यान किया, फिर वो समाधि की ओर लग जाते थे। तो ऐसा होता था, तो इसको फॉलो करते हुए उनको करना चाहिए। क्या योग सभी लोग कर सकते हैं? जी, क्या यह कुछ लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है? योग का अभ्यास कब और कैसे करना चाहिए? योग सभी लोगों के लिए उपयुक्त है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो योग नहीं कर सकता है। अगर हम बात करें कि बच्चे से लेकर, अब बच्चे जो हैं उनको 6 से 7 साल के बाद योग अभ्यास कराना चाहिए, हमको करा सकते हैं। जो बच्चे हैं 6 से 7 साल के बाद में उनको योगाभ्यास हम करा सकते हैं। उसका कारण ये रहता है कि बच्चे का थोड़ा सा विकास होता रहता है उस टाइम पे, तो इसलिए 6 से 7 बार ठीक रहता है। और थोड़े छोटे बच्चे रहते तो उनमें तो समझ नहीं होती, जब उनको सिखाया जाता है कुछ भी, तो वो कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, करने लग जाते हैं, तो उससे उनको नुकसान हो सकता है। अब जैसे हमने खाना खाया है नहीं खाया है, उसका अब प्रभाव रहता है, जी। तो इसलिए ये होता है। बाकी उसके अलावा 6 से 7 साल के बाद में बच्चे योगाभ्यास कर सकते हैं। उसके अलावा जिससे हर एज की व्यक्ति, युवा पीढ़ी भी योग कर सकती है। अब जैसे आज के समय में देखने में आता है कि युवा पीढ़ी थोड़ा सा कम योग की तरफ अट्रैक्ट होती है। जी उनका बिल्कुल। कारण ऐसा लगता है, उनको लगता है कि योग बोरिंग है, ऐसा उनकी मेंटलिटी पर ऐसा नहीं है। उनको एक्सरसाइज या जिम ज़्यादा पसंद आती है, पर हम ये अधिकतर देखते हैं कि बड़े-बड़े सेलिब्रिटी जिम में करते हुए उनको अटैक आ जाता है। तो एक्सरसाइज में अपने बेनिफिट रहता है, ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज के नुकसान है, अपने बेनिफिट रहते हैं, पर किसी भी चीज़ की अति होती है तो वो नुकसानदायक रहता है। अब उसमें हम बात करें, जैसे ओल्ड एज भी जो है, वृद्ध लोग भी हैं, वह भी योग कर सकते हैं, किसी के लिए भी कोई रोग नहीं है। उसके कारण रहता है कि सभी के लिए अलग-अलग योगाभ्यास बनाए गए हैं। तो यंग लोग हैं जो अलग-अलग अभ्यास कर सकते हैं, उनके उनके हिसाब से योग रहता है। बीमार व्यक्ति, अब इसकी एक्सरसाइज और योग में अंतर क्या है? एक्सरसाइज जी। और योग में अंतर ये है कि एक्सरसाइज आपके मसल्स पे काम करेगी, बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहेगी, ये उसके बेनिफिट है। ये अच्छा रहेगा कि आप इसको नहीं करेंगे एक्सरसाइज तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। पर होता ये है कि अधिकतर आज के समय में कि युवा पीढ़ी जो है ना वो कॉम्पिटिटिव हो गई है। जैसे जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो ईगो लिफ्टिंग करते हैं। जैसे एक व्यक्ति में मशीनों से भारी-भारी वज़न उठा रहा है, अब उसकी प्रैक्टिस जो है वो हो सकता है कि 1 डेढ़ साल की हो, और जो नया व्यक्ति आया है उसको 1-2 महीने हुआ तो उसको देख के वो भी प्रयास करता है, तो वो नुकसानदायक हो सकता है। अब योग क्या करता है कि योग हमारे शरीर के आंतरिक अंगों पे काम करता है। जी। आंतरिक अंगों पे काम ऐसे करेगा कि हर आसन के अपने अंगों पे प्रभाव पड़ेंगे। अब जो एक्सरसाइज है वो नहीं करेगी। अगर आपको कोई डिजीज है तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। और बीमारियों में आपको योगाभ्यास किया जाता है, उस बीमारी के ऊपर उस बीमारी के हिसाब से आसन प्राणायाम चीजें कराई जाती है, ऐसा रहता है। तो सभी के लिए, महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, सभी को अधिकतर अपनी अपनी बीमारियों को लेकर वो उस पर काम कर सकते हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं। योग तनाव कम करने में, डिप्रेशन कम करने में और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में भी मददगार होता है क्या? जी बिल्कुल।
अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, कैसे बिगड़ता है, क्या होता है। आज के समय में क्या होता है कि चीज़ें बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है कि हम हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उसमें खुश नहीं रहते हैं, दूसरों की चीज़ों को लेकर देख के परेशान होते हैं। जैसे इसको महर्षि पतंजलि ने पंच क्लेश बताया है कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश है, इससे हम जीवन भर परेशान रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, अविद्या क्या होता है, अविद्या होता है एक समझिए कि मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान, कि एक्चुअल में जो चीज वैसी नहीं है हम उसको वैसी समझ रहे हैं। जैसे अनित्य को नित्य समझना, अशुद्ध को शुद्ध समझना, मतलब जो चीजें परमानेंट नहीं है उसको हम परमानेंट समझ रहे हैं। जो सांसारिक चीजें हैं, चीज कोई भी परमानेंट नहीं है। परमानेंट वही है कि जो हमको मोक्ष, मतलब अगर हम योगाभ्यास करते हुए मोक्ष की तरफ करते हैं तो वही चीजें परमानेंट रहेगी, बाकी सारी चीजें नाशवान है। अब हमारा क्या होता है, संसार की तरफ अटैचमेंट इतना हो गया है हर चीजों के प्रति, कोई चीजें मतलब सारी चीजें नाशवान है। सब चीजें अगर हम बात करें हमारे शरीर की, तो शरीर नाशवान है। या हम किन जिन चीजों के पीछे पाने के लिए कामना कर रहे हैं, पैसों को लेकर या कोई करियर को लेकर कुछ भी करे, तो सब नाशवान है, एक ना एक दिन सब खत्म हो जाना है। तो नश्वर है सब। मानसिक स्वास्थ्य हमारा इसीलिए बिगड़ रहा है। अब उसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य में क्या आ रही चीजें कि इसमें एक हार्मोन का बहुत बड़ा रोल रहता है। क्या होता है, अगर हमारे हैप्पी हार्मोन रिलीज नहीं हो रहे हैं, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, डोपामाइन, ये सब अगर हार्मोन रिलीज नहीं होते हैं और नेगेटिव हार्मोन एक बार बढ़ने लगते हैं तो वो रोके नहीं जा सकते। अब उसमें डॉक्टरी इलाज में ये है, मतलब जो एलोपैथी की चिकित्सा में है, वो आपको मेडिसिन से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर वो मेडिसिन के अपने साइड इफेक्ट रहते हैं। क्या होता है, जो चीजें नेचुरल होना चाहिए ना, वो नेचुरली है, जो ऑटोमेटिक अंदर से रिलीज होना चाहिए। पर अगर हम दवाई गोलियों से, फिर क्या होता है कि हम दवाई गोलियों पर निर्भर हो जाते हैं। और योगाभ्यास ये काम करता है कि आसनों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से वो नेचुरल हार्मोन है जो रिलीज होते हैं उनको बढ़ाता है, वो हैप्पी हार्मोन को। तो जब हैप्पी हार्मोन बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे करके, तो ऑटोमेटिक नेगेटिव हार्मोन रुक जाते हैं। अगर हम बात करें जिनको तनाव होता है, मतलब जैसे स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो हमें क्या होता है कि जब एक बार तनाव आने लगता है, कभी कभी तनाव थोड़ा अच्छा भी होता है, कुछ काम करना हो तो उसके लिए हमको थोड़ा टेंशन होना चाहिए कि हाँ, तो हम उसको अच्छे से काम कर पाते हैं। पर कभी जब वो तनाव बहुत ज्यादा हम हर चीजों का लेने लगते हैं तो फिर वो परेशान करने लगता है, उससे हमको आईबीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जरूरत से ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए, वो हमको बहुत नुकसानदायक हो सकता है। अब उसको हम बात करें कि कैसे कम किया जा सकता है, तो उसको कम करने के लिए हम जब योगाभ्यास करते हैं ना, तो बॉडी से हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। आसनों का अभ्यास हमको करना चाहिए, ऐसे अलग अलग आसन। डिप्रेशन कम करने के लिए, तनाव कम करने के लिए कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, कौन सा योग करना चाहिए? जी, अब सुनिए बात करें कि डिप्रेशन है क्या, अवसाद। अब डिप्रेशन क्या होता है, जब लंबे समय तक हम स्ट्रेस लेते हैं, कोई घटना हमारे साथ घटी है, अब उसको डिप्रेशन कोई भी ऐसे नहीं है कि एक दिन की चीज है, वो लंबे समय की चीज होती है। लंबे समय बिल्कुल। तक हम कंटिन्यू उस चीज को सोचते जाते हैं, और उसमें क्या होता है, अकेलापन हो जाता है। अब उसमें आंतरिक रूप से हमारे अंदर ऐसी इच्छा होगी कि हमको यूं लगेगा कि हम अकेले रहें, किसी से मिलना जुलना नहीं, अकेले बंद कमरे पर रहें, लाइट बंद करके रहें, अकेले बस कमरे बंद करके सोते रहें। ऐसे ही हमको उस टाइम अच्छा, उसमें हमको अच्छा लगता है। हमको कोई किसी से हम बात करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि कोई हमारे को बुरा बोल देगा, हमारी कमियां गिनाएगा, तो उसमें हमको बुरा लगने लगता है। तो डिप्रेशन बहुत जब एक बार सिचुएशन आ जाती है तो बहुत मुश्किल से निकला जाता है। अब डिप्रेशन का बहुत सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ऐसा रहता है कि हम उस व्यक्ति को बाहर निकलना चाहिए, पैदल चलना चाहिए और लोगों से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। ये सबसे आसान तरीका होता है, पर सबसे मुश्किल चीज़ यही है कि उस व्यक्ति को कमरे से बाहर निकालना। वो व्यक्ति कमरे से बाहर नहीं निकल सकता। अब इसमें योगाभ्यास क्या काम करता है, योगाभ्यास धीरे-धीरे करके उनको योगाभ्यास करने से उनके हैप्पी हार्मोन बॉडी में बढ़ते जाएँगे, धीरे-धीरे। आसन करेंगे, मतलब कोई एक आसन ऐसा तय नहीं है उसमें कि ये आसन किसी भी बीमारी के ऊपर, मैं ये नहीं बोल सकता कि कोई भी बीमारी के ऊपर ये आसन करने से फ़ायदा मिल जाएगा। क्योंकि फिर भी कौन सा आसन या योग करना चाहिए? जी, हमको शुरुआत में शीतलीकरण वाले अभ्यास करना चाहिए। शुरू में हमको सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए, धीरे-धीरे करके उनका जब बढ़ते जाए, सूर्य नमस्कार भी करना चाहिए, ब्लड का फ्लो शरीर में तेज हो। उसके बाद इनको कुछ प्राणायाम करना चाहिए, जैसे अनुलोम-विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा रहता है। जी, भ्रामरी प्राणायाम रहता है। ये चीज़ें अभ्यास हमको करना चाहिए। अब इसके बाद हमको ध्यान का भी बहुत अच्छा रोल रहता है, पर ध्यान जो लंबे गहरे डिप्रेशन में है, उनको ध्यान नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि जी, हमने भी सुना है। हाँ जी, जब पहले से ही गहरे उसमें खोए हुए रहते हैं, तो वो जब ध्यान में जाएँगे ना, तो वो उन्हीं चीज़ों को बार-बार याद करने, उनको वही-वही चीज़ें रिपीट हो जाएँगी। बिल्कुल तो सही। इसलिए उनको ध्यान नुकसान भी कर सकता है। तो उनको फ़ायदा क्या करेगा कि लोगों से मिले-जुले बात करें, जितना सोशल होएँगे ना, वो उतना ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो डिप्रेशन
मतलब ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं है, पर जिनको हो जाती है वो फिर उससे निकल नहीं पाते, वो अकेले नहीं निकल सकते, इस चीज़ का ध्यान रखना है। डॉक्टर मतलब जो एलोपैथी में ट्रीटमेंट ये है कि वो मेडिसिन से बहुत फ़ायदा मिलता है, और फ़ायदा वो टेम्परेरी रहता है। वो टेम्परेरी मतलब ऐसा है कि जब तक दवाई लेंगे ना, वो हैप्पी हॉर्मोन बढ़ेंगे, दवाई कम ले, कभी-कभी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट रहेंगे और वो दवाइयाँ ऐसा हो जाएगी, लत लग जाएगी उनकी। वो दवाई से ठीक रहेंगे, बिना दवाई के उनको बहुत नुकसान करेगा। शुभम जी, आसन, प्राणायाम और ध्यान, ये क्या है? तीनों एक ही है या अलग अलग है? इनके क्या महत्व है? जी, अब जैसे हम बात करते हैं आसन, प्राणायाम और ध्यान, जी। ये है क्या? तो महर्षि, अब जैसे सब पुस्तकों में अलग-अलग चीज़ें बताई गई हैं, सभी में मिलती-जुलती हैं चीज़ें। अब जैसे हम बात कर रहे थे महर्षि पतंजलि की, जी हाँ। तो महर्षि पतंजलि की जो पुस्तक है योग सूत्र, उसमें जो बताया गया है, जैसे अष्टांग योग बताया गया, उसके पार्ट है ये। तो उसमें यम-नियम हमने देखे थे, यम-नियम, आसन, जी। मतलब ये सीक्वेंस से हमको फॉलो करना होता है। हाँ जी। तो यम नियम का पहले हमको पालन करना होता है, उसके बाद हमको आसनों के ऊपर जाना चाहिए। तो उसमें जो परिभाषा दी गई है आसन की, वह है स्थिर सुखम आसनम, स्थिरतापूर्वक लंबे समय तक बैठना, ये बताया गया है। तो इससे क्या होता है, महर्षि पतंजलि का हम ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं, कमर गर्दन सीधी करते हैं, हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाकर, तो उससे स्थिरता आती है, लंबे समय बाद हम तैयार हो जाता है हमारा शरीर। और यही अगर हम हठ योग की बात करें, तो हठ योग में आसन के बारे में बताया गया है, उससे शरीर में, नाड़ियों में हमें ऊर्जा का संचार करना होता है, उससे हमें जो कुंडली जागरण के लिए वो होता है, हठ योग में बताया गया है। तो अलग-अलग आसन होते हैं जो हम देखते हैं, जैसे पतंजलि के सूत्र में बताया गया है ध्यानात्मक आसन, कि उनको सुखासन में बैठना है, हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाकर, कमर गर्दन सीधी करके, या पद्मासन होता है, अर्ध पद्मासन होता है, ये सब बताया गया है। बाकी जो गैरंट संहिता पुस्तक है, जैसे उसमें बताया गया है हमको, अलग-अलग आसन बताए गए हैं, वृक्षासन बताए गए, ताड़ासन बताया गया, जो हम करते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे प्राणायाम की। अब प्राणायाम क्या है? प्राणों का आयाम। तो प्राणों को फैलाना है। अब जैसे क्या होता है कि शरीर के अंदर जो हम प्राण समझते हैं ना, प्राण के इसके अलावा भी वो प्राण होते हैं। वो 5 प्रकार के होते हैं। पंच प्राण होते हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, इस प्रकार होते हैं। तो हमको क्या होता है कि शरीर के अंदर कोई भी रोग होता है ना, तो हम ये समझते हैं कि योग की भाषा में ऐसा होता है कि वहाँ पे वो प्राण की कमी हो गई है। तो शरीर के अंदर जैसे किस जगह भी, तो वहाँ पे अगर प्राण का संचार बढ़ता है, ऊर्जा का संचार बढ़ता है, तो वो रोग ठीक हो सकता है, कहीं भी वो है। तो प्राणायाम उसमें बहुत अच्छा हेल्प करता है। जैसे अब अलग-अलग प्राणायाम रहते हैं। हम जैसे अनुलोम-विलोम एक प्राणायाम होता है जिसे हम जनरली जानते हैं। जी, तो बिल्कुल। अनुलोम-विलोम का शास्त्रों में जो नाम है ना, वो नाड़ी शोधन है। अब अनुलोम-विलोम को उसमें बताया गया है अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, पर वो अंग्रेजी भाषा में है, वो उनके हिसाब से उन्होंने डेवलप किया है। चीज़ें ये वही जी। नाड़ी शोधन है। अब जो नाड़ी शोधन है ना, नाड़ी शोधन को क्या बोला जाता है? उससे नाड़ियाँ शुद्धि होती है, ऐसा नाम दिया गया है। तो अब नाड़ी शुद्धि योग में बताया गया है कि 72,000 प्रकार की नाड़ियाँ हैं। अब ये कैसे उन्हें पाया? ये जब हम ध्यान करते हैं ना, तो जब धारणा, ध्यान और समाधि, इसको संयम भी बोला जाता है, जब हम इसका अभ्यास करते हैं और ध्यान लगाते हैं, उसमें जाके हमको पता लगता है, शरीर की व्यूह रचना पर जब हम नाभि में संयम करते हैं, तो जब हम हिंदी में बात करेंगे उसमें देखिए ध्यान क्या है, कैसे क्या होता है। तो उसमें जब धारणा, ध्यान, समाधि करते हैं, तो जब हम नाभि में संयम करते हैं, तो जाके हमको शरीर की व्यूह रचना का ज्ञान हो जाता है, हर एक चीज़ों का हमें। तो 72,000 प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं। 72,000 प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं, तो वो हमारे नाड़ी शोधन से शुद्ध होती हैं। ऐसा रहता है। ऐसे हमको अलग-अलग प्राणायाम बताए गए हैं, नाड़ी शोधन होते हैं, जिसे अनुलोम-विलोम भी कहा जाता है। अनुलोम-विलोम में अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग, राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से इन्हेल करते हैं, राइट से एक्सहेल, राइट से इन्हेल, लेफ्ट से एक्सहेल, ऐसे करके होता है इस प्रकार। अब जैसे प्राणायाम, इसमें देखिए भ्रामरी प्राणायाम होता है, जिसमें भौं की गुंजन करना होती है। इसके अलावा कपालभाति होता है। अब जैसे कपालभाति का प्राणायाम नहीं है, ये हमको समझना है। कपालभाति क्रिया होती है। करते हैं उसको हम प्राणायाम के साथ ही है, पर वो क्रिया है। अधिकतर अधिक जगह ये समझा जाता है कि वो एक प्राणायाम है, पर प्राणायाम नहीं है वो। जो क्रिया होती है, जो क्रिया। क्रिया है वो षटकर्म के अंतर्गत आती है। मतलब जो षटकर्म 6 प्रकार के कर्म हैं जो गैरट संहिता में बताए गए हैं, तो वो होते हैं धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। अब ये जो है, ये षटकर्म क्या करते हैं? षटकर्म शरीर को शुद्धि करने का काम करते हैं आंतरिक रूप से। अलग-अलग उनके कार्य रहते हैं। जी। अब जैसे प्राणायाम की बात हमने देखा, ध्यान। अब ध्यान क्या होता है? अब सबसे पहले महर्षि पतंजलि के अनुसार हम देखते हैं कि तत्र प्रत्येकता ध्यान, ध्यानम। अब इसमें क्या रहता है कि सबसे पहले हम समझते हैं कि धारणा, ध्यान, समाधि क्या है, तीनों को समझना पड़ेगा वो ध्यान को समझने के लिए। तो धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो है योग के आंतरिक अंग है। मतलब जो महर्षि पतंजलि की पूरे 8 अंग है ना, जी, जी। इसमें 8 अंग में से शुरू के जो है वो बाहरी अंग है, और ये जो तीनों है आंतरिक अंग है। अब इसमें धारणा क्या होती है? धारणा होती है जब हम ध्यान, वैसे हम जो बोलते हैं ना कि हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करवा रहे हैं, बच्चों में ध्यान नहीं होता है।
मतलब हम अधिकतर कोई भी जैसे बोला जाता है ध्यान ही, उसको कहीं भी आप बात करेंगे देखेंगे तो हम ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, वो ध्यान नहीं होता है, वो धारणा होती है। अब उसमें क्या होता है अंतर समझते हैं। धारणा में क्या होता है, जब हम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं, चौकड़ी मार के बैठते हैं, सोफे पे बैठते हैं, पलंग पे बैठते हैं, आराम से कमर गर्दन सीधी करके हम बैठते हैं। तो जब हम बैठते हैं तो हम किसी भी चीज पर ध्यान लगाते हैं, जैसे हम किसी मंत्रों पर ध्यान लगा रहे हैं, या हम आज्ञा चक्र पे लगा रहे हैं, नाभि चक्र में लगा रहे हैं, सहस्त्रार चक्र में लगा रहे हैं, कहीं भी हम ध्यान लगा रहे हैं। तो जब हम ध्यान लगा रहे हैं उस टाइम पे क्या होता है, अब जैसे कोई मंत्र का जप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारी वृत्तियाँ क्या होती है, बार-बार वो भागती है। तो हम जैसे मंत्रों का जप कर रहे हैं, तो मंत्रों का जप करते-करते वो कहीं और निकल जाएगी। फिर बीच में हमको ध्यान आएगा, हम तो मंत्र जप कर रहे थे, तो फिर वापस उसको लेके आते हैं। तो ये जो अवस्था होती है, धारणा होती है। हाँ, इससे आगे की अवस्था ध्यान आती है। इससे आगे की अवस्था क्या होता है कि जो भी हम मंत्र का जप कर रहे हैं या आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा रहे हैं, जहाँ भी ध्यान लगा रहे हैं, वो वहीं चलता रहता है। वो एक ताल वो वृत्ति चलती रहती है, उसको ध्यान कहते हैं। तो अब उसमें ध्यान से इसमें आगे क्या होता है, अब समाधि। अब समाधि क्या होता है कि हमको इसमें जो वृत्तियाँ बार-बार चेंज हो रही थी ना, वो चेंज होना बंद हो जाती है ध्यान में। अब ध्यान से भी आगे की अवस्था समाधि होती है। अब उसमें हमने जिस चीज़ का ध्यान किया था, उससे हम आगे निकल जाते हैं और सिर्फ़ वही दिखता है, बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। हम खुद की प्रेज़ेंस भी भूल जाते हैं, वो समाधि होती है। तो समाधि के भी उसमें अलग-अलग टाइप है, जैसे निर्विष समाधि, सभी समाधि, ये बताई गई है। अच्छा, योग के भी कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं क्या? योग के भी कोई जोखे हो सकते हैं क्या? अब जैसे योग के साइड इफ़ेक्ट तो ऐसा नहीं बोला जा जैसे सकता। एलोपैथिक दवाई खा रहा तो बोलता साइड इफेक्ट हो गया या हो जाता है, तो क्या योग करने में भी कोई जोखिम है, कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? जोखिम ये है कि हमको एक तो सही टीचर के मार्गदर्शन में करना चाहिए और हमारी शरीर के अकॉर्डिंग करना चाहिए। जैसे किसी-किसी की प्रकृति शरीर में गर्मी बहुत रहती है। जैसे आयुर्वेद में जो वात, पित्त, कफ बताया गया है। अब जैसे किसी-किसी के शरीर में ठंडक बहुत ज़्यादा है, जिनको बार-बार सर्दी लगती है, हमेशा इसकी समस्या रहती है, तो उसमें क्या होता है, अगर वो प्राणायाम ऐसे करेंगे, शीतली-शीतकारी प्राणायाम अगर वो करते हैं तो उनको नुकसान पहुँचेगा। उनको पहले से ही ठंडक है, तो वो और ज़्यादा ठंडक बढ़ेगी। अब जैसे किसी के शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो खूब सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, 108 सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, तो वो गर्मी पहले से ही गर्मी और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। या फिर उनको जैसे कोई उनका शरीर अभी इतना लचीला नहीं है और वो एडवांस आसन कर रहे हैं, जो जटिल आसन कर रहे हैं, जो उसके लिए शरीर उनका तैयार नहीं, तो नुकसान भी पहुँच सकता है। या फिर कोई बीमारी है उनको, जैसे अगर हम बात करें स्पाइन से रिलेटेड कोई समस्या है, सर्वाइकल है या लंबर रीजन में कोई प्रॉब्लम है, कमर दर्द है या थोरैसिस में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वो प्रॉब्लम है और उनको उसका सही तरीका नहीं पता है कि उसमें क्या योगाभ्यास करना चाहिए, तो वो उनको नुकसान पहुँच सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस है या फिर कोई भी समस्या है, तो इसको लेकर अगर समस्याएँ बनी हुई है, माइग्रेन है या अलग-अलग, तो उससे संबंधित ही योग करना चाहिए। तो वो सही टीचर के मार्गदर्शन में वो आपको योगाभ्यास करेंगे तो सही रहता है, नहीं तो नुकसान भी पहुँच सकता है। जैसे कपालभाति होता है, कपालभाति में हमको बहुत अच्छे फ़ायदे रहते हैं, उसके रहते हैं, पर कभी-कभी क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा कपालभाति नुकसानदायक करता है। जैसे हार्ट पेशेंट है और जिनको बीपी, हाई बीपी होता है, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा कपालभाति करेगा, नुकसान पहुँचेगा। उनको बहुत वैसे तो कपालभाति उनको नहीं करना चाहिए, जो हार्ट के पेशेंट में सर्जरी हुई है या स्टेंट डला है, ऐसा कुछ भी चीज़ें हैं, तो उनको नहीं करना चाहिए, उनको सरल अभ्यास करना चाहिए, रिलैक्सेशन वाले ज़्यादा करना चाहिए। हाई बीपी है, तो वो कपालभाति नुकसान करेगा। तो ऐसे अपने शारीरिक रूप से भी हमको ध्यान रखते हुए योगाभ्यास करना चाहिए। सर, तो मतलब कुल मिला के ये है कि जो आप योग कर रहे हैं तो किसी जानकार से करें, योगा गुरु से सीखें या जो योग्य व्यक्ति हो उसके सानिध्य में आप सीखें, फिर आप करते रहें। हाँ, फिर है ना? जब आपको पता लग जाए कि किस प्रकार से हमको कैसे करना चाहिए, शुरुआत में सबसे पहले तो हमको बिल्कुल सरल अभ्यास करना चाहिए, बॉडी के जॉइंट का मूवमेंट, जिसको सूक्ष्म व्यायाम कहा जाता है, अंग संचालन भी कहा जाता है, कि शरीर के अंगूठे से लेकर सर तक के जो जॉइंट मूवमेंट होते हैं, वो सब हमको करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे शरीर में लचीलापन बढ़ता है। शुरुआत में बॉडी थोड़ी-सी स्टिफ रहती है, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए सही टीचर के मार्गदर्शन में उसके हिसाब से, और कभी भी योगा को कॉम्पिटिटिव वे में नहीं देखना चाहिए। वैसे योगासन एक स्पोर्ट्स में आ चुका है और उनका स्पोर्ट्स में लाने का मतलब उसको बढ़ावा देना है, ना कि कंपेयर करना कि कौन कितना अच्छा आसन लगा रहा है, कौन कितना मुश्किल लगा रहा है, वैसा नहीं। होता ये है कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो हम देख रहे हैं कोई व्यक्ति बहुत अच्छा आसन लगा रहा है, तो हमारे मन में आता है कि हमको भी ऐसे मुश्किल-मुश्किल आसन करना चाहिए। और हम ये नहीं देखते हैं कि वो कितने टाइम से मेहनत कर रहा है, सालों से प्रैक्टिस करने के बाद उनकी आज ये स्थिति आई है। और फिर हम अगर वैसे उनको देख के करने लगते हैं, तो आपको नुकसान पहुँच सकता है। तो ये बस इसके योगाभ्यास का नुकसान है। आजकल बीपी सामान्य सी बात होती जा रही है। बीपी से भी ज़्यादा लोग परेशान हैं। बीपी को सामान्य बनाए रखने के, बीपी कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर आसन है जिससे व्यक्ति उस आसन को करे, योग करे और बीपी कंट्रोल हो? ऐसा कोई आसन है? ऐसा कोई योग है? जी।
बीपी क्या ब्लड प्रेशर रहता है कि जो हमारा खून का प्रवाह से चलता है। अब इसमें क्या होता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है वो सभी योगाभ्यास कर सकता है, आपको कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है और सारे ही योगाभ्यास उनको हेल्प करेंगे, बीपी कंट्रोल रहेगा उससे। अब अगर हम बात करेंगे जिसको बीपी है, मतलब बीपी है का मतलब है बीपी कोई खत्म नहीं होता, कभी भी ब्लड का प्रेशर तो बना रहता है। हाई बीपी होता है हाइपरटेंशन, जो जिसे हम बोलते हैं हाइपोटेंशन होता है जिससे। तो इसमें क्या होता है हाई बीपी और लो बीपी में कि बीपी जब हमारा बढ़ने लगता है तो ऐसे योगाभ्यास रहते हैं जो हमें फायदा करेंगे। अब जैसे हमको अगर हाई बीपी है तो उसमें हमको तेज अभ्यास नहीं करना चाहिए। जैसे शुरुआत में अगर हम वैसे तो हठ योगा होता है उसमें ट्रेडिशनल योगा रहता है। हठ योगा की जो हम बात कर रहे हैं उसमें ट्रेडिशनल योगा रहता है, वो होल्डिंग के साथ आसन होता है। उसमें कोई भी आसन रहता है उसमें होल्डिंग करना होती है, जो हम परिभाषा है स्थिर सुगम आसनम, स्थिरतापूर्वक लंबे समय तक रहना। और जैसे हठ योगा ये हमने देखा, इसके अलावा एक पावर योग होता है। पावर योग शास्त्रों में उल्लेख नहीं है पर बेनिफिशियल रहता है, आज के समय के हिसाब से जरूरत के हिसाब से होना चाहिए, अच्छा है। तो पावर योगा में क्या होता है आसनों की सीक्वेंसिंग होती है, एक के बाद एक आसन किए जाते हैं। विन्यासा विन्यासा भी यही होता है, जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया था उस टाइम बताया नहीं मैंने। विन्यासा भी यही रहता है, विन्यासा साउथ में चलता है। तो विन्यासा में भी हर एक आसन के बाद में फ्लो होता है, एक आसन फिर अगला आसन फिर अगला आसन, ऐसे करके उसमें आसन चेंज होते रहते हैं। तो वो चीजें नुकसानदायक हो सकती है हाई बीपी वाले पेशेंट को। अब जैसे इसमें क्या होता है कि हमको आसन होल्डिंग के साथ करना चाहिए, वो आसन हमको फायदे करेंगे। अब उसके अलावा कुछ प्राणायाम है, जैसे कपालभाति क्रिया है और भस्त्रिका प्राणायाम होता है, तो ये हाई बीपी में आपको नुकसान कर सकता है। अब उसके अलावा अगर हम अनुलोम-विलोम करेंगे, तो ये आपको हाई बीपी में फ़ायदा करेंगे। उज्जाई प्राणायाम अच्छा है, कर सकते हैं। भ्रामरी कर सकते हैं, शीतली शीतकारी हम कर सकते हैं। ये चीज़ें हमको फ़ायदा करेगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं लो बीपी की। तो लो बीपी में क्या होता है कि हमको उसमें थोड़ा-सा एक्टिवनेस होना चाहिए। एक तो हाई बीपी में हमको नमक का भी ध्यान रखना होता है, कि नमक जी, ज़्यादा जी। मात्रा में खाना नहीं चाहिए। हमको खाने में ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए। खाना बनते हुए जो नमक पक जाता है, वो सही रहता है। हो जितनी ज़रूरत है उतना खाना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। अब हम पे क्या अधिकतर हम ये देखते हैं कि सलाद में टेस्ट के लिए हम ऊपर से नमक डालते हैं, तो वो भी नुकसान करेगा। ऊपर से नमक हमको हमेशा नुकसान नहीं अच्छा, नमक नहीं खाना चाहिए ऐसा कहा जाता है। जी, ऊपर से हमको नमक नहीं डालना है किसी भी खाने में। अगर कभी-कभी तो होता है कि खाना रात समय कम रह जाता है, तो हम बाद में खाने ऊपर डालते हैं तो नुकसान करेगा, तो हाई बीपी में तो दिक्कत देगा। अब जैसे लो बीपी है, तो उसमें हमको आसन फोल्डिंग वाले हमको फ़ायदे करेंगे, थोड़े से तेज अभ्यास हम उसमें कर सकते हैं, योगाभ्यास करेंगे सभी, आपको भस्त्रिका फ़ायदा करेगा। उसके अलावा अब हम जैसे प्राणायाम हमको उसमें फ़ायदा करेंगे, कपालभाति, भस्त्रिका हम भी कर सकते हैं उसमें। उसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं, सभी प्रकार के हम कर सकते हैं और हमको इसमें कॉम्पैरेटिव आसन करना चाहिए। कॉम्पैरेटिव आसन का मतलब ये होता है कि सीक्वेंस के साथ में जैसे कि एक आसन आसन कर रहे हैं, तो उसका विपरीत आसन भी करना चाहिए। अगर उसमें लो होल्डिंग कर रहे हैं लंबे समय, तो उसके विपरीत आसन करना चाहिए। जैसे सर्वांगासन हम कर रहे हैं या फिर हलासन हम कर रहे हैं, तो उसका मत्स्यासन, विपरीत आसन करना चाहिए जो फ़ायदा करेंगे। डायबिटीज के पेशेंट को, डायबिटीज जो मधुमेह है उसके पेशेंट को कौन-कौन से आसन करना चाहिए, कौन-कौन से आसन नहीं करना चाहिए? जैसे डायबिटीज़ हम बात शुगर हाँ, शुगर की बात कर रहे हैं, तो शुगर सबसे पहले तो है क्या, किस कारण होती है वो? क्या होता है कि हमारी लाइफ़स्टाइल जो है ना, अगर वो लेज़ी है, हम थोड़ा-सा आलस में हैं, एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो जनरल होती है। अब जैसे उसके भी अलग-अलग टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 होती है। अब जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति है, एक एज होने के बाद में लगभग 40 से 35-40 के बाद में अधिकतर होना एक आज के समय में कॉमन है। वो जनरली होती ही है। उसका कारण ये रहता है कि हम एक्टिविटी नहीं करते, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, पैदल नहीं चलते हैं, योगाभ्यास नहीं करते हैं, उसकी वजह से वो डायबिटीज़ आजकल हो रही है। और जब माता-पिता को अगर शुगर है, तो बच्चे को होना फिर वो बहुत नुकसानदायक रहती है। उसके लिए फिर इंसुलिन ही काम करता है, वो बचपन से उनके इंसुलिन के इंजेक्शन चलते हैं। तो वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है और उसमें योगाभ्यास बहुत कम हेल्प करेगा। ना के बराबर कंडीशन रहती है, क्योंकि उनकी बीटा सेल्स ही एक्टिव नहीं हो पाते हैं, उससे नहीं हो पाते हैं। अब जो हम बात करें 35 से 40 की, इसमें हम योगाभ्यास के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं शुगर, बहुत ही अच्छे तरीके से। अब वो कैसे होता है, क्या होता है? सबसे पहले तो शुगर में आप क्या एक्टिविटी नहीं करते हैं ना, तो हमारा पैंक्रियाज़ जो रहता है ना, इंसुलिन को कम मात्रा में रिलीज़ करने लगता है। तो इंसुलिन का काम क्या होता है, जो भी हम भोजन खाते हैं ना, वो शुगर की फॉर्म में अंदर जाता है और फिर वो उसको पूरे शरीर में फैलाता है, शर्करा, शुगर को। अब वो इंसुलिन कम मात्रा में रिलीज़ होगा, तो शरीर में शुगर वो फैल नहीं पाएगी, एक जगह इकट्ठी होने लग जाती है। तो फिर जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो कुछ सिम्पटम दिखते हैं ऐसे, तो उसमें फिर हमको पता लगता है कि हमारे ब्लड में शुगर बढ़ी हुई आ रही है। अब तो उसमें हमको योगाभ्यास, ऐसे अलग-अलग योगाभ्यास है, मतलब कुछ अर्ध मत्स्येंद्र आसन होते हैं, वक्रासन होते हैं या मंडूकासन होते हैं। ये अच्छे प्रभाव डालते हैं
पर मेरा ये मानना है कि कोई भी 1 या 2 आसन से हम पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते हैं कोई डिज़ीज़। उसके लिए पूरा एक योगा प्लान बनता है उनका कि क्या आसन करना चाहिए, क्या प्राणायाम करना चाहिए, क्या ध्यान करना चाहिए। एक सीक्वेंस होती है, उसके बाद हमको करना चाहिए। अब उसमें हमको फिज़िकल एक्टिव होना चाहिए। अब हमको मीठा एक क्या होता है, अधिकतर ये ऐसी भ्रांति है कि मीठा खाने से शुगर होती है। हमने ऐसे कितने ही केस देखे हैं जो मीठा नहीं खाते उनको भी शुगर हो गई। जी, बिल्कुल। जी, तो ऐसा नहीं है कि जो मीठा ही कितने ही लोग हमने ऐसे देखे हैं जो इतना मीठा खा रहे हैं पर शुगर नहीं हो रही है, क्योंकि उनका इंसुलिन ऐसा भी है। जी, वो इतना मीठा खा रहे हैं, खूब डेली मिठाइयाँ खा रहे हैं और पर उनका क्या फिज़िकल एक्टिविटी उतनी अच्छी है, तो उनका डाइजेशन इतना अच्छा है, वो सब पचा देती है। इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ हो रहा है, तो हो रहा है। अब जैसे कभी-कभी किसी को ऐसा भी देखा जाता है कि स्ट्रेस से भी शुगर होता है। अगर तनाव लेते हैं ना, तो आज के समय में अधिकतर जो बीमारियाँ हैं ना, वो मानसिक रूप से ज़्यादा है। अगर कोई व्यक्ति मेंटल रूप से थोड़ा-सा परेशानियाँ हैं, तो मनोविकार रूप से अधिकतर बीमारियाँ देखी जाती हैं। तो डायबिटीज़ भी उसमें से एक देखी जाती है, कि अगर थोड़ा-सा वो कहीं न कहीं परेशान है, तो उसको लेकर बीमारियाँ उनको हो सकती है। अब हम इसकी बात करें कैसे ये काम करता है, तो जब हम ऐसा आसन करते हैं, तो उससे हमारे पेट के ऊपर दबाव पड़ता है, तो उससे इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होता है। जब हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई 1 दिन या 2 दिन, हफ्ते भर में हम शुगर को ठीक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पूरी लाइफ़स्टाइल है। और एक ये चीज़ मेन चीज़ ये समझना है कि अधिकतर हमने ये देखा जाता है कि लोग करते हैं, इधर सोचते हैं कि जैसे हमने 1 घंटा योगाभ्यास कर लिया, अब हम पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे, ऐसा नहीं है। कि होता क्या है गलतियाँ कि वो टीचर से ये अपेक्षा रखते हैं कि आप तो हमको बस 1 घंटा योगाभ्यास करा दें और हम बाकी लाइफ़स्टाइल हमारी बाकी के हम 23 घंटे हमारे हाथ से जिएँ। हम जैसा चाहें वैसा खाएँ, स्ट्रेस अगर जैसे वो स्ट्रेस ले रहे हैं, अगर उनकी लाइफ़स्टाइल सही नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, फिज़िकल एक्टिविटी दिन भर सिर्फ़ आराम ही चल रहा है, ज़्यादा वो नहीं है खान-पीन में बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। जैसे डायबिटीज़ है अगर तो शुगर या फिर फ़ास्ट फूड, जंक फूड ये चीज़ें बहुत नुकसानदायक है, वो अगर खा रहे हैं, तो फिर बहुत नुकसानदायक रहेगा। वो चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं। तो इसके लिए हमको ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ 1 घंटे योगाभ्यास कर लिया और पूरी तरीके से हम स्वस्थ हो जाएँगे। हमको पूरे 24 घंटे वैसे हमको जैसे 1 घंटे योगाभ्यास करो, 23 घंटे वो अच्छे से जीना। हमको अच्छी नींद भी लेना ज़रूरी है। खान-पान हमारा अच्छा होना चाहिए, सलाद लेना चाहिए, फ़ास्ट फूड, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, खाना अच्छे से चबा-चबा के खाना चाहिए, टीवी या फ़ोन देखते हुए नहीं खाना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ये सब चीज़ें करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर, डायबिटीज के पेशेंट को, डायबिटीज के रोगियों को, शुगर के रोगियों को, जो शुगर से पीड़ित हैं, उन्हें कपालभाति करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्या कितना देर तक करना चाहिए? जैसे इसमें जो है 120 स्ट्रोक हाईएस्ट रहते हैं कपालभाति की स्वस्थ व्यक्ति के लिए। हाँ। पर वो स्वस्थ व्यक्ति आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग है, जब आप 120 तक पहुँचेंगे, जब 1 मिनट में हाईएस्ट रहता है 120, पर वहाँ तक शुरुआत में नहीं पहुँचा जा सकता है। तो अब हमको शुरुआत में जैसे बात करें, अगर हम कपालभाति कर रहे हैं, तो कमर गर्दन सीधी रखते हुए हम करते हैं, तेज़ी से एक्सहेल करते हैं, उसमें हमको श्वास नहीं लेना होती है। तो अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हम धीरे-धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में क्या क्या होता है, जब ज़्यादा हम ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो नुकसान करेगा। भले ही उसके फ़ायदे हैं अपने आप में, पर धीरे-धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़ सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, हमको फ़ायदा करेगा उसमें। लगभग कितना कितना मिनट करनी चाहिए? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटा? मतलब कुल मिलाकर कपालभाति शुगर के लिए फ़ायदेमंद है। जी। लेकिन हम एक आपसे पूछते चलिए, कम से कम कितना देर करें? मान लो 120 का उसको काउंटिंग में प्रॉब्लम है कि हमने 120 किया कि नहीं किया, तो कम से कम कितना, 15 मिनट कर ले, 10 मिनट कर ले, आधा घंटा कर ले, कितना देर तक करें? जी, जी। हाँ, मैं यही बताता हूँ उसको कि अगर हम ऐसे टाइमिंग को लेकर अगर बात करेंगे ना हाँ जी। कि हमको 10 मिनट करना चाहिए, 15 मिनट या आधा घंटा, पर हम इसको लेकर देखते हैं, हमको पूरा एक सिर्फ़ एक कपालभाति नहीं है कि जिससे हम ये हमारा शुगर ठीक कर सकें, डायबिटीज़ ठीक कर सकें, फिर डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकें। इसमें क्या होता है, पूरा आपका योगा प्लान रहता है कि जिसमें आपको आसन भी करना है, प्राणायाम भी करना है, ध्यान भी करना है। तो योगा प्लान उसके अकॉर्डिंग बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमको कितना देर करना होता है, कितना किस चीज़ को समय देना, सबको मैनेज करते हुए कराना होता है। तो उसमें हम शुरुआत में हमको कमर गर्दन सीधी करके बैठते हैं और एक स्टॉक तक करते हैं, अच्छे से जितना लंबा हम चला सकते हैं चलाना चाहिए। तो इसको हम हमारे टाइमिंग के अकॉर्डिंग जितना हमारी क्षमता है उतना कर सकते हैं। पर अगर हमको कमर में दर्द आने लगे, तो हमको नहीं करना चाहिए। किसी-किसी को हाई बीपी भी है, क्या होता है, डिसीज़ कोई भी एक के साथ में दूसरी बीमारियाँ भी रहती है। जैसे हार्ट पेशेंट है, तो उनको बीपी भी रहेगा, शुगर भी रहेगा, ऐसा हो सकता है। महिलाओं को थायराइड प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब जैसे जो यंग लड़के हैं उनको पीसीओडी, पीसीओएस होता है, तो सब उनके बीमारी के हिसाब से प्लान करना होता है। तो हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ कपालभाति को फ़ोकस करते हुए इसको हम शुगर ठीक कर सकते हैं, ऐसा नहीं।
उसको पूरी एक योगा प्लान बनेगा। आप 45 मिनट हम कर रहे हैं तो उसमें आपको कितनी देर आसन करना है वो टीचर तय करके आसन करना है, प्राणायाम करना है और ध्यान करना है। तो हम 2 से 3 मिनट उसमें कर सकते हैं, कपालभाति को ले सकते हैं। अब मेरी बात देख लेते हैं, मैं 1 घंटा अक्सर डेली 1 घंटा मैं योगा प्राणायाम समझ करता हूँ, जिसमें मेरा 15 मिनट का अनुलोम विलोम होता है और 15 मिनट की कपालभाति होती है। और यह बीपी भी मेरी है और शुगर भी है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 15 मिनट क्या कम है या ज़्यादा है? मेरी कपालभाति 15 मिनट ज़्यादा है। कितना करना चाहिए? आप मैं वही बोल रहा हूँ कि आप फोकस करें 3 चीज़ों पे, आसन, प्राणायाम और ध्यान। तो आप ध्यान करेंगे जिससे क्या होता है, आसन के अपने फायदे हैं वो करना चाहिए, इसके साथ में एक पूरा प्लान बनाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। फिर हमको कपालभाति करना है तो आप 2 से 3 मिनट 4 मिनट करेंगे, मतलब अपनी क्षमता अनुसार। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान करेगा वो कपालभाति करना, ऐसा रहता है। मैं ऐसा भी कम से कम 10-15 साल से कर रहा हूँ। आज से नहीं तो 10-15 साल से कर रहा हूँ। तो मेरा ऐसे ही कुछ नियम है, 1 सवा घंटा 45 मिनट मेरा डेली का होता है, जिसमें 15 मिनट फिक्स्ड अनुलोम विलोम, 15 मिनट कपालभाति करता हूँ। हाँ, अनुलोम विलोम के आपको साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, कपालभाति के मिल सकते हैं। अनुलोम विलोम आप करें, बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है, उससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। करने के बाद बहुत अच्छा लगेगा आपको। और उसका जो अनुलोम विलोम है इसमें हमको बिल्कुल सही तरीका होता है ना। अब इसमें क्या अधिकतर हम जो कॉमन देखते हैं, अब होता क्या है कि हमको पूरा लगभग 45 मिनट 50 मिनट 1 घंटा रोज करने हैं, तो हमको सारी चीज़ों पे फोकस करना होता है। अब जिसमें आसन भी होते हैं, प्राणायाम भी होते हैं, ध्यान भी होता है। तो जो शास्त्रों में जो एक्चुअल उसका रेशो है ना, वो होता है 1, 4 और 2। अब 1, 4 तो क्या होता है उसमें रेशो में अनुलोम विलोम जो देख रहे हैं कि एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ कि 10 सेकेंड में अगर हम सांस ले रहे हैं तो 40 सेकेंड श्वास रोकना है और 20 सेकेंड में छोड़ना। ये रेशो उसमें शास्त्रों में है, पर शुरुआत में हम इस रेशो पे नहीं पहुंच सकते। तो इसके लिए हमको शुरू में सिर्फ इतना फोकस करना चाहिए कि जितना ले रहे हैं सिर्फ दोगुना छोड़ने का प्रयास करना है। तो जैसे हम 5 सेकेंड में श्वास ले रहे हैं तो 10 सेकेंड में छोड़े, 10 सेकेंड में ले रहे हैं तो 20 सेकेंड में छोड़े। इस प्रकार हमको काम करना चाहिए। तो अनुलोम विलोम के आपके साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छा अभ्यास है। पर कपालभाति जरूर से ज्यादा करने में नुकसानदायक हो सकता है। तो मैं ज़्यादा कर रहा हूँ या कम कर रहा हूँ? 15 मिनट कर रहा हूँ कपालभाति डेली, तो कम है या ज़्यादा है? अगर आपको अभी तक कोई नुकसान नहीं दिख रहा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं दिख रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, और फिर भी ज़्यादा है। शुगर मेरा लेवल जो है मतलब अभी बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, नॉर्मल ही है। तो ठीक है, 15 मिनट या कम, इसको कम कर तो आप कम करें तो अच्छा है, क्योंकि आप और भी चीज़ साथ में लीजिए। और भी बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। वो घंटे के सेशन में मतलब ये मानिए कि अगर आप 45 मिनट आपको आसनों पे फोकस करना चाहिए, 45 मिनट आप करें और बाकी 15 मिनट आप प्राणायाम और ध्यान कर सकते हैं। और फिर अगर आपका फोकस आध्यात्मिक है तो फिर ध्यान का समय तो अपने आप में अलग रहेगा। ध्यान का मेरा समय अलग है। सुबह मतलब आधे घंटा बैठता हूँ, जिसमें 20 मिनट मान के चलो ध्यान है, सुबह 20 मिनट, शाम को 20 मिनट। मेरा ध्यान का टाइम अलग है। योगा, प्राणायाम और साइकिलिंग इसका टाइम जो है सुबह का है। तो वो ठीक है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, जैसे कपालभाति हम करते हैं ना, जब नए-नए प्रैक्टिशनर रहते हैं तो उनको करते हैं तो रीढ़ की हड्डी में, कपाल में, स्पाइन में दर्द होने लगता है। हाँ जी, तो हाँ। अगर ऐसा दर्द तो नहीं है आपको, ऐसा कुछ करने के दौरान लगता है, नहीं, करने के दौरान तो बीपी तो नहीं बढ़ता आपको करने के दौरान? नहीं, वो ऐसा कुछ अगर आप लंबे समय प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आपको ऐसे कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो कर सकते हैं, पर फिर भी उसको कम करना चाहिए। प्राणायाम को कपालभाति पर इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको और भी प्राणायाम है उनके भी फायदे लेने चाहिए। जिससे क्या होता है कि भस्त्रिका है, तो भस्त्रिका के अभ्यास अधिकतर ठंड में किए जाते हैं, गर्मी में नहीं किए जाते हैं। भस्त्रिका के अंदर गर्मी को बढ़ाता है, तो अगर हम गर्मी में करेंगे तो वो हमको नुकसान करेगा। अब गर्मी में जो अभ्यास करना चाहिए वो आपको शीतली और शीतकारी होता है, तो उससे क्या होता है कि शरीर में ठंडक को बढ़ाता है। बहुत ही अच्छे अभ्यास होते हैं शीतली शीतकारी, जिसमें ज़ुबान को बाहर निकाल कर गोल करके लंबी श्वास लेते हैं और फिर नाक से छोड़ते हैं उस प्रकार का, तो वो आपको गर्मी में फायदा करेंगे। शीतली शीतकारी ऐसे ही भ्रामरी होता है, बहुत ही अच्छा अभ्यास है। भवन की वजन करना होता है, तो हमको उसमें क्या होता है कि पूरा प्लान बनाना होता है कि आसन भी करना है, प्राणायाम भी करना है, ध्यान भी करना है, वो तीनों चीज़ें साथ में होना चाहिए। मतलब अधिकतर लोग फोकस क्या करते हैं कि आसनों पे ज़्यादा फोकस रहता है, थोड़ा प्राणायाम पे सबसे कम ध्यान। अधिकतर हम जो लेते हैं क्लासेस सेशन लेते हैं उसमें हमसे यही डिमांड की जाती है कि आप प्राणायाम ध्यान मत कराओ, ये तो हम कर लेंगे, वो फिर बाद में करते नहीं है। वो अधिकतर फोकस करते हैं कि आसनों के ऊपर, पर उससे होता क्या है, इसका रिवर्स रहता है, उल्टा रहता है। कैसे कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट है ध्यान के, उससे कम प्राणायाम के और सबसे कम आसन के। ऐसा कि इसके बेनिफिट जो है ध्यान के अपने आप में रहते हैं, लेकिन ध्यान आप करेंगे ना
तो ऑटोमेटिक हमारे सारे हार्मोन कंट्रोल हो जाते हैं। हर बीमारी में आपको काम कर सकता है ध्यान। मेडिटेशन करेंगे तो ऐसी कितनी बीमारियां हैं जो ठीक हुई है, जिससे उसका साइंटिफिक वे में धीरे-धीरे रिसर्च हो रही है, तो देखा जा रहा है कि ध्यान का प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि अगर आपकी सबसे मेन ज़रूरी है आज के समय में अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है ना, अधिकतर क्या होता है कि किसी न किसी बात पे स्ट्रेस है, तनाव में रहता है। तो अगर वो है और वो लंबे समय तक अगर वो प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी को गृहस्थ जीवन का तनाव है या फिर ऑफिस का तनाव है, काम का चाहे बाहरी कहीं का भी तनाव है, तो वो फिर परेशान रहता है अपने जीवन में। तो इसलिए मेडिटेशन करने से क्या होता है, बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, अच्छे से रहते हैं, सब कुछ स्वस्थ रहते हैं, पर अच्छा रहता है, ऑटोमेटिक सब चलता रहता है। जी, बिल्कुल जी। आजकल हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ती है, छोटे-छोटे बच्चों में भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है। अब ये काफ़ी स्कूल गोइंग बच्चों को हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों से लेकर बड़ों तक कौन से ऐसे व्यायाम जो करने चाहिए जिससे हार्ट अटैक जैसी समस्या से बचा जा सके? जी। अब हम हार्ट अटैक की बात करें कि आज के समय में देखा जा रहा है कि नए-नए बच्चे जिनकी उम्र 20-25 साल है, कोई फुटबॉल खेलते हुए अटैक आ जाता है किसी को, या कोई जिम में एक्सरसाइज करते हुए, वज़न उठाते हुए, जो दिखने में बिल्कुल हमने स्पोर्ट्स नहीं हमने देखा बॉडी बिल्डर है, तो वो ले रहे हैं। अब सबसे पहले इसमें बात करना चाहिए कारण क्या है? योग हमेशा कारण पे काम करता है। अब जिससे क्या होता है कि अगर हम कारण पे काम नहीं करेंगे ना, हम जैसे क्या होता है कि एलोपैथी में देखते हैं, आप कहीं से देखते हैं कि आप मेडिकल पे गए, हमको जो दिक्कत हो रही है, सर दर्द हो रहा है, उन्होंने पेन किलर दिया, आपका आराम बढ़ गया। पर हमको ये देखना है कि वो समस्या हुई क्यों है? कारण क्या है? अगर कारण पे काम नहीं करेंगे ना, तो इससे ये कि आयुर्वेद और एलोपैथी है ना, तो कारण पे काम करता है। क्योंकि वो कारण को काम करने की वो जो कारण है, जो उसका लक्षण जो दिख रहा है, लक्षण तो ठीक है, सब तरह जाएगी समस्या है, हम उस पे काम करेंगे, ठीक। इस सारी ये चीज़ें हो रही है, तो धीरे-धीरे करके वो ऑटोमेटिक कम होने लग जाएगी। तो एलोपैथी में क्या उसका जल्दी से जल्दी हमको फ़ायदा मिलता है। एलोपैथी की दवाएँ रहते हैं तो आराम बहुत जल्दी पड़ता है, पर वो कारण पे काम नहीं हो पाता जड़ के ऊपर। अब इससे हम देखते हैं कि कारण क्या है हार्ट अटैक होने के। एक तो क्या होता है, हमारा हार्ट का जो कनेक्शन है ना, वो हमारे मन के साथ बहुत अच्छा है। मतलब हमारे जो भाव है ना, जिससे हम फ़ील कर रहे हैं उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जिससे कभी हम अच्छे खुश रहते हैं, तो हमारा हार्ट अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है, खुश रहते हैं, सब चीज़ें हमारे आस-पास के वातावरण में सब चीज़ें अच्छी हो रही है। मतलब पॉज़िटिव वातावरण है हमारे आस-पास का। पर ये अगर इसके विपरीत हमारे काम का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, घर में कुछ हस्बैंड वाइफ के बीच में या बच्चों को लेकर किसी भी तरह के तनाव है, कोई परेशानियाँ हैं, ऑफ़िस को लेकर है, घर का काम का कहीं का भी है, तो वो तनाव है तो उससे हमारे हार्ट हेल्थ धीरे-धीरे बिगड़ने लगती है। हम लोग जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई है, कोई नज़दीकी संबंधी अगर हमारा एक्सपायर हो गया है, तो इसको लेकर हमारा बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है कि तो हमारा हार्ट को लेकर परेशानियाँ हो सकती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है हमेशा हम तो अंदर की तरफ परेशान चलते रहते हैं, उसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम होती है। अब उसके अलावा दूसरे कारण देखते हैं कि हम जो हमारी डाइट है ना, वो थोड़ा लेकर रहती है। अगर हम तेल, मिर्ची, मसाला, ट्रांस रेट ये बहुत ज़्यादा अगर लेते हैं, तो इससे भी नुकसानदायक रहता है। क्या कोई पर्टिकुलर योग है जिससे ये सब परेशानी से हार्ट की प्रॉब्लम से बचने के लिए किया जा सके? जी। पर्टिकुलर योग तो नहीं बोल सकते हैं, जिससे जो स्वस्थ आदमी है ना, वो सारे ही योग अभ्यास कर सकता है, उनकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी। पर जिनको अगर प्रॉब्लम है, तो उनको समझ के मतलब टीचर के माध्यम से योग अभ्यास करना चाहिए। अच्छा, जी। तो तो लोग जी लोग से बंद रहे, बीमारियों से बचे रहे, लोगों की इम्यूनिटी बनी रहे, इस दृष्टि से आप जी। क्या सलाह देना चाहेंगे? जी। सबसे पहले तो मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि सभी को अपने जीवन में 1 घंटा डेली निकाल के योग अभ्यास करना चाहिए। होता ये है कि अधिकतर लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास समय की दिक्कत है, समय नहीं है। अब जैसे कोई ऑफ़िस जाने वाले व्यक्ति रहते हैं या कहीं कुछ अलग-अलग बिज़नेस करने रहते हैं, तो टाइम नहीं मिलता है। पर होता ये है कि जब वो बीमार पड़ते हैं, तो कंटिन्यू डॉक्टर बेड रेस्ट देता है और 90 से 100 मिनट एडमिट करते हैं और फिर कंटिन्यू सहारा मिलता है, टाइम मिलता है। तो वो चीज़ समझना चाहिए, अगर हम 1 घंटा सीख नहीं सकते ना, तो परेशान हो सकते हैं। अब हमको 1 घंटा योग करने के अलावा भी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने 1 घंटा योग किया और हम स्वस्थ रहने की उसकी गारंटी है। क्योंकि हम अगर नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, तो उससे भी हमको अलग-अलग बीमारियाँ प्रभावित कर सकती है। हमारी डाइट अच्छी होना चाहिए, हमको तेल, मिर्ची, मसाला ये कम खाना चाहिए। मतलब बहुत जैसे बाहर का अपने बच्चों समोसे खाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक करते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत रहती है डेली के समोसे खाना, तो वो नुकसान कर सकता है। तो डाइट का हमको ध्यान रखना चाहिए, सलाद खाना चाहिए, फाइबर की मात्रा रहना चाहिए। हमको अगर बाहरी का अनाज खाना चाहिए, मोटा अनाज खाना चाहिए। अब मोटा अनाज के रूप में पहले के टाइम पे मैंने देखा होगा पुराने ज़माने में मोटा अनाज ही खाते थे। आज के समय मैदा आता है, बहुत नुकसानदायक करता है, बच्चों की हेल्थ सेट कर रहा है। मैदा से चीज़ें बहुत टेस्टी-टेस्टी बनती है, लोग खाते हैं, पर बहुत नुकसानदायक करेगी।
तो हमको डेली हमको योगाभ्यास करना चाहिए। आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये तीनों 1 घंटा हमको करना चाहिए। अब शॉर्ट टर्म भी होते हैं जो हमको शरीर की शुद्धि के लिए होते हैं, जैसे नेति होता है, बहुत अच्छा अभ्यास होता है। नेति होता है जो जल नेति होता है, शुक्र नेति होता है। जल नेति में कौन अभ्यास किया जाता है, इसमें पानी यहाँ से डाल के यहाँ से निकाला जाता है, फिर यहाँ से डाल के यहाँ करा जाता है। तो वो ईएनटी पे काम करता है, ईयर माउथ थ्रोट तीनों पे काम करता है। जैसे जो माइग्रेन के पेशेंट है उनको उससे फायदा करेगा, किसी को साइनस की प्रॉब्लम होती है, छिड़के बुखार उससे फायदा करता है। तो हमको शॉर्ट टर्म का भी अभ्यास करना चाहिए। अब हमको योगाभ्यास, आसन, प्राणायाम, ध्यान ये 1 घंटा हमारे जीवन में उतारना चाहिए। डाइट का ध्यान रखना चाहिए, पैदल चलना चाहिए और हमको जितना हो सके फिजिकल एक्टिव रहना चाहिए दिन भर में। अब जैसे कोई ऑफिस में व्यक्ति है, अब हमने अधिकतर देखे हैं कि बैंकिंग, आईटी ये 2 सेक्टर ऐसे हैं कि उनको घंटों बैठना पड़ता है, सिस्टम पे बैठ के काम करते हैं। तो उनको सर्वाइकल की और लंबर की 2 प्रॉब्लम बनेगी मतलब 100% है। डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं उस चीज़ का। डॉक्टर यही बोलते हैं कि आप योगाभ्यास करें, एक्सरसाइज करें तो उससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। क्योंकि जब हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं ना तो वो झुक जाते हैं और ऐसे फोकस करते हैं इसमें, तो ये गर्दन में सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। लंबर में बैठे-बैठे ओवर स्ट्रेच हो जाती है। तो इसके लिए हमको चेयर योगा भी होता है, जिसे ऑफिस योगा भी बोला जाता है। शास्त्रों में उनका उल्लेख नहीं है, ये बनाया गया है कि ताकि लोग ऑफिस में बैठे-बैठे कर सकें। जो बैठे-बैठे हम ताड़ासन कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, हेड ट्विस्टिंग कर सकते हैं, इस प्रकार तो ये हम ऑफिस में बैठे-बैठे कर सकते हैं। तो हमको योग को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा और सबसे पहले चीज़ें हैं कि योग का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि शरीर को स्वस्थ रखना, योग का लक्ष्य आध्यात्मिक है। तो अगर हम जब अध्यात्म को लेकर फोकस करेंगे ना, यम नियम का हम जीवन में पालन करेंगे तो हमारा आदि समस्याएं तो ऐसी खत्म हो जाएगी। ईश्वर की भक्ति को लेकर हम काम करेंगे तो चीजें आदि हमारी बीमारियां ऐसी कम हो जाएगी। जी जी। योग और योग के लाभ को लेकर जितनी बातें की जाए तो कम है। योग का बहुत विस्तृत क्षेत्र है और भी बहुत कुछ बातें और भी बहुत कुछ सवाल है, परंतु समय की बाध्यता है तो हम जी फिर मिलेंगे कभी। नेक्स्ट आप सुन रहे थे योगाचार्य शुभम गार्गो जी से योगा दिवस के अवसर पर यह विशेष पॉडकास्ट। शीघ्र किसी अन्य विषय पर किसी व्यक्ति विशेष के साथ जल्दी उपस्थित होंगे। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी का धन्यवाद।